एक कहावत जो मैंने हमेशा जिंदगी में याद रखी है कि पीपल हैव लॉस्ट मोर मनी वेटिंग फॉर करेक्शन देन इन द करेक्शन। सी, जब आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो आप ये तो नहीं कह सकते कि सामने वाला बॉलर गेंद सिर्फ हाफ वॉली दे और मैं हर बॉल के ऊपर चौका छक्का मार कब ग्रोथ चलेगा, कब वैल्यू चलेगा, कब ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस चलेगा, किसी को नहीं मालूम। अगर मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स या कुछ स्टॉक्स ग्रोथ के ले लूं, कुछ गार्प के ले लूं, कुछ वैल्यू के ले लूं, तो एक पोर्टफोलियो बनेगा क्रिकेट टीम की तरह, जिसमें बल्लेबाज भी बैटिंग करेंगे, बॉलर बॉलिंग करेंगे, विकेट कीपर विकेट कीपिंग करेगा, फील्डर फील्डिंग करेगा और आप मैच जीत के वापस आएंगे। देयर इज नो फ्री लंच। या आपके माता पिता के सिवा कोई आपको पैसेदार बनाने की जिम्मेवारी नहीं लेता। आप रिस्क ले रहे हैं, इसीलिए आपको रिटर्न मिल रहा है। आप मेरे लिक्विड फंड में आएंगे, रिस्क बहुत कम है बट रिटर्न भी कम है। इक्विटी फंड में आएंगे, रिस्क बहुत ज्यादा है बट इसीलिए तो रिटर्न भी ज्यादा है। ये मैं 2005 से सुन रहा हूँ कि फंड मैनेजर्स अल्फा जनरेट नहीं कर रहे हैं। पहली बार मैंने वो रिपोर्ट 2005 में पढ़ी थी और वो रिपोर्ट इतनी जंग थी कि मैंने वहीं पे फेंक दी और उसके बाद से आज तक वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी। सिर्फ 4 चीज है: इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग्स, इसे बिलीव नहीं करिए। इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंडिचर, इसको बिलीव करिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की बात। जैसे आप सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट एंड ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। और हर एपिसोड में वी गेट समवन वेरी स्पेशल, समवन विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, समवन विद हु इज वेरी रिनाउंड इन द स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो आज भी हमारे साथ है समवन हु इज वेल नोन इन द म्यूचुअल फंड सर्कल। टुडे वी हैव विद अस मिस्टर नीलेश शाह। मिस्टर नीलेश शाह जो है वो ग्रुप प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑफ कोटक महिंद्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी। नीलेश शाह हैज लेड हिज टीम टू द बेस्ट फंड हाउस ऑफ द ईयर अवार्ड एट ऑल द म्यूचुअल फंड्स वेयर ही हैज वर्कड, which are Kotak, ICICI Prudential and Franklin Templeton Mutual Fund. Nilesh Shah is a part-time member of the Economic Advisory Council to the Prime Minister. He is a member of the Board of Association of Mutual Funds in India and a member of COBOSAC Committee of SEBI. Nilesh Shah is also the president of India's oldest Chamber of Commerce, which is the Bombay Chamber of Commerce and Industry in the city of Mumbai. Hello everyone and welcome back to Mutual Funds Ki Baat. Today we have with us Mr. Nilesh Shah. तो नीलेश जी, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें मार्केट्स की एंड जब एक्विटी मार्केट सही डायरेक्शन में नहीं जाती या इट डजंट गो आवर वे, स्पेशली जब ये नीचे जाती है, तो हम बहुत जगह अपने आंसर्स ढूंढने लगते हैं एंड वी वुड लव टू नो व्हेन डू वी सी द टर्न अराउंड इन एक्विटी मार्केट्स। और इसके लिए लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं, नॉट जस्ट डोमेस्टिकली बट ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और ग्लोबल रेट्स आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हम आपका व्यू जानना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ यूएस इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि द चेयरमैन ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व मिस्टर जेरोम पावेल हैज वार्न्ड कि जो यूएस के इंटरेस्ट रेट्स हैं, दे कुड बी रेज्ड फास्टर देन जो प्रीवियसली एक्सपेक्टेड था कि प्राइसेस इन्फ्लेशन स्टेबलाइज हो जाएगा। सो इन योर ओपिनियन, विल दिस इम्पैक्ट द इंडियन एक्विटी मार्केट्स जो यूएस रेट से क्या काफ़ी सेंसिटिव हैं, एंड इफ यस, आप कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं एंड विच आर सम ऑफ द सेक्टर्स जो इस वजह से इम्पैक्ट हो सकते हैं? सो नम्रता, ब्याज की दरों का बहुत इम्पैक्ट रहता है वैल्यूएशन के ऊपर। अगर ब्याज की दरें 5% है तो पी रेशो 20 का सेंसिबल लगता है, बट वहीं पे अगर ब्याज की दरें 10% हो गई तो 10 का पी रेशो सेंसिबल लगेगा। यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहाँ से बहुत सारा पैसा इमर्जिंग मार्केट जैसे हिंदुस्तान हुआ वहाँ पे आता है। अब अगर अमेरिकन निवेशक को अमेरिकन मार्केट में 6% ब्याज का दर मिलेगा तो मुनासिब है कि वो भारतीय मार्केट से, भारतीय इक्विटी से 15-20% रिटर्न की उम्मीद करेगा। उसे 10% रिटर्न से तो काम नहीं चलेगा। तो जो ब्याज की दरें अमेरिका में बनेगी उसकी इम्पैक्ट पूरी दुनिया में और भारत में भी गिरेगी। नाउ फेड चेयरमैन है ना, एक हिंदी की कहावत के अनुसार है। हमारे यहाँ पे कहावत है, आगे कुआ पीछे खाई। फेड चेयरमैन जेरेमी पॉवल उसका सास्ता दृष्टांत है। फेड चेयरमैन जेरेमी पॉवल
उसके दृष्टांत है। अगर वो ब्याज की दरें बढ़ा देते हैं तो अमेरिका रिसेशन में जा सकता है। उनके वहां पे टोटल डेट $31 ट्रिलियन है। ब्याज की दर 1% बढ़ी तो 310 बिलियन डॉलर का ब्याज चुकाना पड़ेगा। ऑलरेडी अमेरिकन फेडरल फिस्कल डेफिसिट $1.4 ट्रिलियन है। तो उनके ऊपर लिमिटेशन है कि ब्याज की दरें इतनी भी नहीं बढ़ा दे कि पूरे की पूरी इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ में चली जाए। दूसरी साइड पे अगर ब्याज की दरें नहीं बढ़ाते हैं, ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, तो महंगाई का मार उन्हें बहुत जोर से पड़ेगा। महंगाई आज भी अमेरिका में भारत की महंगाई से ऊपर है। तो फेड चेयरमैन करे तो क्या करे? एक बाजू कुआं है, दूसरी बाजू खाई है। उन्हें एक ट्रेपिज आर्टिस्ट की तरह ग्रोथ और महंगाई, ये दोनों के बीच में बहुत ही डेलिकेट बैलेंस बनाना है। एंड इसलिए हमें लगता है कि फेड चेयरमैन बड़ी स्टिक दिखाएंगे मार्केट को। देखो हम ब्याज की दरें बढ़ाने वाले हैं, देखो हम ब्याज की दरें बहुत समय तक बढ़ाए रखेंगे, लेकिन उस डंडे का वो उपयोग नहीं करेंगे, वो मारेंगे नहीं। अगर मार्केट अच्छे बच्चे की तरह डंडे के दर से बिहेव करेगी तो फेड उसे मारेगा नहीं। बट अगर मार्केट मिसबिहेव करता है, एक नटखट बालक बनता है, तब फेड उस डंडे का उपयोग करके एक बार मार्केट को जोर से मारेगी। हमारे लिए इस सारे माहौल में ये रखना जरूरी है कि हम अपने फंडामेंटल्स इंप्रूव करते रहे। जैसे बहुत समय पहले एक सुपर रिन की एडवर्टाइजमेंट थी, मेरी कमीज उसकी कमीज से सफेद है। हमें भी अपनी कमीज दूसरों की कमीज से सफेद रखनी है। भले अमेरिका से $100 बाहर निकले, बट उसका ज्यादातर पैसा भारत में आना चाहिए, बिकॉज हमारी कमीज, हमारी इकोनॉमी बाकी लोगों से अच्छी है। अच्छी है। Fair. That was a wonderful answer. Thank you so much. ओके तो अगर हम ये भी देखें तो वैल्यूएशन इज द की वाइल इन्वेस्टिंग, और ये एक जनरल बिलीफ है कि हमें तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट नीचे जा रही होती हैं। तो अब अगर हम पिछले 4 महीने देखें तो इंडिया का जो वैल्यूएशन प्रीमियम है वर्सेस द अदर इमर्जिंग मार्केट पियर्स, वो काफ़ी शार्पली गिरा है, फ्रॉम अ हाई ऑफ 120% इन नवंबर टू अबाउट 70%, और दैट्स मेनली क्योंकि चाइनीज मार्केट अब वापस बाउंस बैक हुई है। तो क्या ये इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए एक अच्छा साइन है? आपने नम्रता थ्री इडियट करके मूवी देखी होगी। उसमें एक सीन था जहां सरमन जोशी, माधवन और आमिर खान एक कतार में खड़े हैं और प्रोफेसर वीरू सहस्त्रबुद्धे, बोमन ईरानी, उनको बोलता है कि आप में से जो आगे बढ़ेगा उसको मैं ये काम दूंगा। सरमन जोशी भोला सा बेचारा जहां पे खड़ा था वहीं खड़ा रहा, बट माधवन और आमिर खान दोनों एक कदम पीछे चले गए, अपने आप सरमन जोशी आगे हो गया। कुछ ऐसा ही हमारी इक्विटी मार्केट के साथ हुआ। हम कतार में सबके साथ खड़े थे, हम थोड़े आगे थे, लोग थोड़े पीछे थे, हम अपनी अपनी जगह पे इक्विलिब्रियम में थे। हम तो जहां खड़े थे वहीं खड़े रहे, बाकी मार्केट हमसे बहुत पीछे चली गई। अब उसकी वजह से हम दूसरों के सामने बड़े प्रीमियम पे दिखने लगे। अच्छा। भारत में जितना पैसा बना, उतना पैसा न चाइना में बना, न ब्राजील में बना, न रशिया में बना, न साउथ अफ्रीका में बना। हमारी वैल्यूएशन बरकरार रही, उनकी वैल्यूएशन एकदम नीचे आ गई। अब आइधर तो मैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस करूं कि मेरी वैल्यूएशन जस्टिफाइड हो, दैट इज लाइक एक्सपेक्टिंग कि अनिल कुंबले ने, जिन्होंने 10 विकेट लिए थे एक बार पाकिस्तान के सामने, वो हर मैच में 10 विकेट लेते रहे। पर अनिल कुंबले भी जी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही ये कर पाए, हर बार तो मैच में 10 विकेट पॉसिबल नहीं है। अच्छा। दूसरा था कि बाकी लोगों की इक्विटी वैल्यूएशन ऊपर आ जाए ताकि हमारा गैप नैरो हो जाए। आज वैसा ही कुछ हो रहा है। चाइनीज मार्केट ने बाउंस कर ली, हम जहां पे खड़े थे वहीं पे खड़े हैं। थोड़ा टाइम करेक्शन हो गया पिछले 1 सवा साल के अंदर। हमारी अर्निंग्स अब अपने फंडामेंटल के साथ कैचअप कर रही है। ये जो 70-72% प्रीमियम है, वो एक बार 40-50% के आसपास आ जाएगा, फिर हमारी मार्केट फेयर वैल्यू में दिखेगी। नो, बट देन डू यू थिंक इट्स अ फेयर थिंग टू से कि ये जो बिलीफ है कि जब मार्केट गिरती है तब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, इज दैट
फेयर अजम्पशन कि ऐसा ही करना चाहिए? सो नम्रता, एक कहावत जो मैंने हमेशा जिंदगी में याद रखी है कि पीपल हैव लॉस्ट मोर मनी वेटिंग फॉर करेक्शन देन इन द करेक्शन। सी, जब आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो आप ये तो नहीं कह सकते कि सामने वाला बॉलर गेंद सिर्फ हाफ वॉली दे और मैं हर बॉल के ऊपर चौका छक्का मार सकूं। क्रिकेट तो क्रिकेट की गेम है। मैं पिच पे खड़ा रहा तो एक आध बाउंसर सर पे लगेगा, हेलमेट पहनी होगी तो बच जाऊंगा, एक आध हाफ वॉली आएगी उसको चौका छक्का मार दूं। सो पिच पे रहना बहुत जरूरी है और फिर जैसे गेंद आए वैसे खेलना चाहिए। सिमिलरली इक्विटी में निवेश करके रखिए। अगर मार्केट नीचे गिरता है जैसे मार्च 2020 में हुआ, जैसे अक्टूबर 21 से मार्च 2022 में हुआ, तब अपना आप आपका अलोकेशन बढ़ा सकते हैं। जब अलोकेशन बहुत बढ़ जाता है, प्रॉफिट बहुत बन जाता है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पिच में रह के ही क्रिकेट में रन बन सकते हैं। स्टेडियम के बाहर खड़े रह के ये उम्मीद करें कि जब हाफ वॉली आएगी तब मैं जाके चौका छक्का मारूंगा, तो आप कभी स्टेडियम से पिच तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। Understood. Thank you so much. Okay. So, so let's talk a little bit about investment styles, जैसे growth style, value style, blended style. तो is there any specific style जो हमें follow करना चाहिए जब हम equity funds में invest करते हैं? Do you think जो market conditions होती हैं, especially market conditions like these, do you think ऐसे time में हमें value style में invest करना चाहिए? And या तो फिर should we actively allocate or should we switch between these styles? तो मतलब right strategy क्या होनी चाहिए एक investor के लिए to manage सो these different अभी styles? क्रिकेट की भाषा को ही आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं कैप्टन हूं तो मैं बॉलर भी रखूंगा, बैट्समैन भी रखूंगा, विकेट कीपर भी रखूंगा, कुछ ऑलराउंडर्स भी रखूंगा। अब बहुत अच्छी बैटिंग पिच मिल जाए तो मैं शायद बैट्समैन में इजाफा करूंगा। अगर स्पिनिंग पिच मिल जाए तो स्पिनर बॉलर ज़्यादा लूंगा। अगर ग्रीन पिच मिल जाए तो फास्ट बॉलर ज़्यादा लूंगा। बट ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बैट्समैन लेके ही मैच खेलने जाऊं, सिर्फ बॉलर लेके ही मैच खेलने जाऊं। किसी भी टीम का जीतने के लिए लीडरशिप चाहिए और एक बैलेंस चाहिए। अगर एक बैलेंस नहीं रहेगा क्रिकेट की टीम में तो वो कभी जीत नहीं पाएगी। सेम चीज हमें पोर्टफोलियो में करना है। कब ग्रोथ चलेगा, कब वैल्यू चलेगा, कब ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस चलेगा, किसी को नहीं मालूम। अगर मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स या कुछ स्टॉक्स ग्रोथ के ले लूं, कुछ गार्प के ले लूं, कुछ वैल्यू के ले लूं, तो एक पोर्टफोलियो बनेगा क्रिकेट टीम की तरह, जिसमें बल्लेबाज भी बैटिंग करेंगे, बॉलर बॉलिंग करेंगे, विकेट कीपर विकेट कीपिंग करेगा, फील्डर फील्डिंग करेगा और आप मैच जीत के वापस आएंगे। फिर थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। आज पिच बहुत अच्छी लग रही है तो एक बैट्समैन ज्यादा कर लो। आज ग्रीन पिच है तो एक बॉलर फास्ट बॉलर ज्यादा कर दो। इंदौर जैसी पिच है तो एक स्पिनर ज्यादा कर दो। बट एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस, एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। So I guess balance is the key. और जैसे हर चीज में हमारे लाइफ में I think in general I'm a true believer of balance in life and I think that applies to our investments as well. Absolutely. Okay. तो अब अगर हम देखें ना इन द रीसेंट पास्ट आई रियलाइज कि बहुत सारे एनएफओज आ रहे हैं राइट, लॉट ऑफ न्यू फंड ऑफर्स व्हिच आर गेटिंग लॉन्च्ड एंड हमारा हमेशा बिलीफ सिस्टम यही रहा है कि आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करिए जो जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो एंड जिनकी परफॉर्मेंस आपने देखी हुई है and obviously NFOs lack that that particular thing. So in your opinion जो investors होते हैं क्या उनको NFOs में invest करना चाहिए, एंड अगर हमें NFOs में इन्वेस्ट करना है तो हमें क्या पैरामीटर्स देखना चाहिए while selecting a particular NFO? सो जैसे आप किसी शादी में जाते हैं, और आजकल तो नम्रता शादी में बहुत सारे काउंटर लगे होते, एक बाजू चाट है, एक बाजू मैक्सिकन है, एक बाजू साउथ इंडियन है, एक बाजू जो नॉर्थ इंडियन है। अब आप हर जगह पे जाके तो नहीं खाते हैं। आप अपने हिसाब से अपने रस रुचि के अनुसार पसंद करते हैं। Sure. कभी पंजाबी खाना लगा तो पंजाबी खा लिया, कभी वियतनामीज खाना लगा तो वो खा लिया, कभी चाट खाना था तो वो खा लिया। सेम चीज आपको फंड सिलेक्शन में करनी है। हमारा काम है आपको अलग अलग प्रकार के व्यंजन परोसना। आप उसमें से वो थाली बनाइए जो आपकी रुचि के अनुसार हो। मैं तो एनएफओ लॉन्च कर रहा हूं बिकॉज मेरे तो हजारों कस्टमर्स हैं जिनके लिए मैं एक सॉल्यूशन ऑफर कर रहा हूं।
बट वो आपके लिए सही है कि नहीं, वो आप खुद डिसाइड करिए। और अगर आप कंफ्यूज्ड है तो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की सलाह लीजिए। सारे एनएफओ में ना आपको निवेश करना चाहिए, ना सारे एनएफओ को आपको नकारना चाहिए। जैसे आप बुफे में वो चीज लेते हैं जो आपकी पसंद की हो, आपकी रुचि की हो, बिल्कुल उसी तरह आपको फंड लेना चाहिए। ओके। लेकिन अगर हम एक एनएफओ की बात करें तो एक एनएफओ हमारा जो है एक कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए या सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए फ्रॉम योर बाय एंड पर्सपेक्टिव? लार्ज सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे फंड्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके हैं। या अब लार्ज कैप है, मिड कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, स्मॉल कैप है। ये सब कैटेगरीज में कम से कम 15-20 फंड है, एस्टैब्लिश फंड है, 10-10, 15-15, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। एनएफओ जो अब आएगा वो ज़्यादातर थीमेटिक होगा। जैसे हमने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड लॉन्च किया, जैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग फंड लॉन्च किया, जैसे हमने बिजनेस साइकिल फंड लॉन्च किया। तो ये सब आपके थीमेटिक फंड्स हैं जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो में आएंगे। कोर पोर्टफोलियो जो आपका होगा वो तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये टाइप के फंड के अंदर रहना चाहिए। ओके, ओके। तो अब जैसे हम ऑलरेडी मिड कैप स्मॉल कैप इन सब फंड्स की बात कर रहे हैं, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दिस कैटेगरी, राइट? तो मिड कैप और जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वो एक इन्वेस्टर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो ऑफ एन इन्वेस्टर, स्पेशली जो अगर हम फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स की बात करें। और इन दोनों कैटेगरीज ने बहुत अच्छा किया था इन 2020 एंड 2021। लेकिन जो आउट परफॉर्मेंस थी, ऑफकोर्स उस टाइम में तो लार्ज कैप से भी कंपैरिजन में बहुत अच्छी थी, लेकिन ये पूरा ट्रेंड रिवर्सल हुआ इन 22, राइट? एंड ये जो दो कैटेगरीज थी उन्होंने लार्ज कैप के कंपैरिजन में काफ़ी अंडर परफॉर्म किया। तो आपके ओपिनियन में जब ऐसा होता है तो क्या हमें इन फंड से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि इनकी परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देख लिए, अब जब दोबारा ये गिरेंगे तब इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे? तो हमारा जब ऐसे फंड्स का अंडर परफॉर्मेंस होता है तो व्हाट शुड वी डू? सो मेरे हिसाब से फॉर्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट। जो लार्ज कैप फंड है वो राहुल द्रविड़ की तरह है, चेतेश्वर पुजारा की तरह है, वो स्टेडी बैटिंग करते रहेंगे। जो स्मॉल एंड मिड कैप फंड है वो वीरेंद्र सहवाग की तरह है, रोहित शर्मा की तरह है। वो पहले बॉल पे भी छक्का मार सकते हैं, वो 294 रन पे भी छक्का मार के 300 रन बनाने की कोशिश कर सकते हैं ना। अच्छी बैटिंग पिच होगी तो रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग जैसे तेज खिलाड़ी अच्छे रन बनाएंगे। जब मार्केट सस्ता होगा तो स्मॉल एंड मिड कैप अच्छा रिटर्न देंगे। एट द सेम टाइम जब बैटिंग पिच नहीं होगी, बॉलिंग पिच होगी, 5वें दिन की पिच होगी, उस समय राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और चेतेश्वर पुजारा खड़े रहेंगे। आपके पोर्टफोलियो में दोनों की जरूरत है। हाँ, आप थोड़ा बहुत स्मॉल एंड मिड कैप बढ़ा सकते हैं जब मार्केट बहुत सस्ता हो, जैसे मार्च 2020 में था। थोड़ा बहुत लार्ज कैप बढ़ा सकते हैं जब मार्केट महंगा हो, जैसे अक्टूबर 21 में था। बट ये पूरा का पूरा कि मैं मार्च 20 में सारा स्मॉल मिड कैप में डाल दूं और अक्टूबर 21 में सारा लार्ज कैप में डाल दूं, वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये थियोरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से आप टीम कॉम्पोजिशन के ऊपर फोकस करिए। कोई सहवाग होगा, कोई द्राविड होगा, कोई कुंबले होगा, कोई जाहिर खान होगा। ये सबको मिला के आपको एक विनिंग पोर्टफोलियो बनाना है। Okay, so it's a combination that will make all the difference, is what you're saying. Okay, okay, fair enough. तो अभी हम thematic funds की बात कर रहे थे कि lot of NFOs which are coming in the thematic fund space, and of course you're absolutely right कि thematic fund category में बहुत सारे NFOs हैं, बहुत सारे funds भी हैं in general। और एक जो important category है वो है ESG funds, right? और ESG funds का in a nutshell जो उनका theme होता है, that's investing in good quality companies। लेकिन जब हम ESG फंड्स की बात करते हैं, क्या ये रियली डू दे ऑफर समथिंग डिफरेंट कंपेयर टू जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं? क्योंकि ये भी हेविली बैंकिंग, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स, इन्हीं में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्हिच आर सिमिलर टू योर बेंचमार्क निफ्टी 50। तो फिर हाउ डिफरेंट इज दिस थीम? एंड रिटर्न पर्सपेक्टिव से भी अगर हम इस थीम को देखें तो कंपेयर टू द मार्केट ये थीम हमें कितना बेटर रिटर्न्स दे सकती है अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो?
सो आप जब रेस्टोरेंट में जाके पनीर मखनी मंगाए तो दो चॉइस हैं। एक नॉर्मल पनीर मखनी ले जिसमें प्याज और लहसुन डाला हुआ होता है। एक जैन पनीर मखनी खाए। पनीर तो दोनों में सेम ही रहेगा। खाली जैन पनीर मखनी में ना प्याज होगा ना लहसुन होगा। सेम चीज ये नॉर्मल फंड और ईएसटी फंड में होगी। हम नॉर्मल फंड में से प्याज और लहसुन निकाल दें तो वो ईएसटी फंड बन जाता है। आज जो कोटक म्यूचुअल फंड है वो भारत का सबसे पहला म्यूचुअल फंड है जिसने यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग का सिग्नेटरी बना है। हमारे सारे फंड ईएसजी कंप्लायंट है। हमारा असेसमेंट होता है एनुअल बेसिस के ऊपर। वहां पे हमें अबव मीडियन एवरेज स्कोर मिला है। तो मेरे सारे फंड ईएसजी कंप्लायंट फंड है। लेकिन उन फंड में से कुछ सेक्टर्स में निकाल लेता हूं, जैसे आर्म्स एंड एम्यूनेशन हुआ, जैसे कोयला हुआ, और जो बाकी बचता है उसको मैं प्योर ईएसजी फंड करके पेश करता हूं। नाउ ईएसजी इटसेल्फ इज एन इवॉल्विंग सब्जेक्ट। कल जो गवर्नेंस थी आज मिस गवर्नेंस है। आज जो गवर्नेंस है वो कल मिस गवर्नेंस हो जाएगी। कल कोयला अच्छी इंडस्ट्री थी आज बुरी है। कल पता नहीं क्या होगा। तो अच्छा। ईएसजी कंसेप्ट भी इवॉल्व हो रहा है। एंड मेरे हिसाब से ईएसजी फंड के रिटर्न सिक्लिकल रहेंगे। एक समय ऐसा होगा जहां पे ईएसजी फंड अच्छा रिटर्न देंगे। कुछ समय ऐसा होगा जो वो नॉर्मल फंड को अंडर परफॉर्म करेंगे। बट प्लीज रिमेंबर, बहुतेक म्यूचुअल फंड की सारी स्कीम ईएसजी कंप्लायंट ही रहेगी। कोई बुरी गवर्नेंस वाली कंपनी में निवेश करके पैसा नहीं बना पाएगा। तो पनीर मखनी तो सेम ही है। कुछ ईएसजी पनीर मखनी में प्याज और लहसुन नहीं है, बाकी में है। ओके, टेस्ट फिर भी सेम ही है ऑलमोस्ट, इज व्हाट यू आर इस- सेइंग। मतलब अगर आपको बताऊंगा नहीं तो पता भी नहीं चलेगा ये जैन पनीर मखनी है या नॉर्मल पनीर मखनी है। ओके, फेयर एनफ। तो मतलब कि एज एन इन्वेस्टर अगर मैं ईएसजी फंड्स में भी इन्वेस्ट करती हूँ तो आई एम स्टिल फाइन इन अ थीमेटिक फंड कैटेगरी। ईएसजी फंड्स अच्छे माने जाते हैं, कैन वी से दैट? एब्सोल्युटली। ओके, ओके, फेयर एनफ। ओके, तो इन जनरल अगर हम देखें तो जो काफ़ी इन्वेस्टर्स होते हैं दे आर ऑफ कोर्स कीन ऑन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स और इन इक्विटी मार्केट्स, लेकिन आई थिंक जो उनका सबसे बड़ा रोड ब्लॉक होता है वो सिंपली ये होता है कि उनको ये समझ में नहीं आता है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कहाँ से करें, राइट? दैट स्टार्टिंग पॉइंट आई थिंक इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स। एंड हम कितने इन्वेस्टर्स से डेली बेसिस पे बात करते हैं व्हेन वी डू आवर सेशंस एंड प्रोग्राम्स, एंड वी रियलाइज कि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है फ्रॉम दीज इन्वेस्टर्स वो यही रहता है कि मैम आप ये बताइए कि हम अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कहाँ से करें, राइट? ये सब समझ में आ गया, राइट? सो एक जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होते हैं उनको किस तरीके के इक्विटी फंड्स पिक करने चाहिए? या उनको सिंपली एक एसआईपी कर देना चाहिए इन अ पैसिव फंड जो मे बी सेंसेक्स या निफ्टी 50 को ट्रैक करता है एंड देयर लाइफ इज सॉर्टेड? तो आपको क्या लगता है कि एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? सुनील गावस्कर जब मैं छोटा बच्चा था तब हमारे जमाने के सबसे काबिल ओपनिंग बल्लेबाज थे। और वो हमेशा जब खेलने जाते तो पहले वी में खेलते थे। सारे बॉल को मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच में ही मारते थे। जैसे जैसे उनकी नज़र जमती थी फिर वैसे वैसे वो अलग अलग प्रकार के स्ट्रोक खेलना चालू करते थे। नाउ सुनील गावस्कर जैसे बल्लेबाज जिसमें सारी प्रतिभा थी, वो भी डिसिप्लिन से खेलते थे और इसीलिए वो अपने जमाने के सबसे अव्वल बैट्समैन बने। हर निवेशक को इसमें से सीखना चाहिए। पहले वी में खेले। व्हाट डू आई मीन बाय वी? कि भैया पहले सिर्फ एसआईपी कर, एक लार्ज कैप फंड पकड़ ले, उसमें निवेश कर दे। अगर आपको लमसम निवेश करना है तो बैलेंस एडवांटेज फंड में कर दे। मार्केट के उतार चढ़ाव को समझ ले। कैसे एसआईपी के रिटर्न्स नेगेटिव होते हैं वो देख ले। एक बार आपको वो पकड़ आ गई, आपकी नजर गेंद के ऊपर जम गई, पिच कैसी है वो समझ में आ गई, फिर आप चारों तरफ खेलना चालू करना। फिर मिड कैप में जाओ, स्मॉल कैप में जाओ, थीमेटिक में जाओ, इंक्रीज करो डिक्रीज करो, ये सारी चीजें कर सकते हैं ना। कई निवेशक ऐसे होते हैं कि देखो भाई मेरे पास प्रतिभा है बट समय ही नहीं है, मैं पिच पे जाके खेल ही नहीं सकता। तो आप मुझे एक ऐसा हरफन मौला फंड दे दीजिए जिसमें निवेश करके मैं अपनी चिंता से छुटकारा पा लूं।
हुँ, उनके लिए एक फंड है कॉल्ड असेट एलोकेटर फंड। इस फंड में फंड मैनेजर इक्विटी, डेट और गोल्ड, इन 3 प्रकार के असेट क्लास में निवेश करता है। असेट एलोकेटर फंड में भी कोई एग्रेसिव असेट एलोकेटर है, कोई मॉडरेट है, कोई कंजर्वेटिव है। तो आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार अलग अलग प्लान चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट टाइप एटीट्यूड रख सकते हैं। मैंने हुँ, पैसा डाल दिया, अब फंड हुँ, मैनेजर ऊपर नीचे करता रहेगा। तो ओके, अगर आपके पास समय नहीं है तो असेट एलोकेटर में डाल के भूल जाइए। अगर आपके पास समय है पिच पे जाने का, गेंद देखने का, वी में खेलने का, तो पहले लार्ज कैप इक्विटी फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड से एसआईपी करिए, उसका अनुभव लीजिए और फिर पिच की चारों तरफ खेलना चालू करना। तो एक जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर का अगर हम बिहेवियरल पैटर्न देखें, तो क्या आपको लगता है कि मान लीजिए उसने ऐसे किसी फंड में इन्वेस्ट किया, मान लो सेक्टरल या थीमैटिक फंड में इन्वेस्ट कर दिया जिसमें उसको काफ़ी लॉसेस हो गया एट द इनिशियल स्टेजेस, फिर आपको लगता है कि वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाएगा फ्रॉम इक्विटी एज़ एन एसेट क्लास और बोलेगा कि मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना है। इज़ दैट व्हाई वी आर सेइंग कि ऐसी अप्रोच लेनी चाहिए जिसमें आप पहले थोड़ा सेफ फंड्स में करें जिससे कि आपको एक्सपीरियंस मिले इक्विटी का, यू गेट यूज्ड टू इट? एब्सोल्युटली। एंड ओके, फाइनली नम्रता, देयर इज नो फ्री लंच। या आपके माता पिता के सिवा कोई आपको पैसेदार बनाने की जिम्मेवारी नहीं लेता। आप रिस्क ले रहे हैं, इसीलिए आपको रिटर्न मिल रहा है। आप मेरे लिक्विड फंड में आएंगे, रिस्क बहुत कम है बट रिटर्न भी कम है। इक्विटी फंड में आएंगे, रिस्क बहुत ज्यादा है बट इसीलिए तो रिटर्न भी ज्यादा है। तो या इक्विटी मार्केट, निवेश का जगत तो बॉक्सिंग की रिंग है। यहाँ पे आप अंदर घुसे तो सामने से पंचिस तो लेने पड़ेंगे। जब तक आप गिर के सो नहीं जाएंगे तब तक आपकी जीतने की सारी उम्मीदें हैं। जितनी बार पंच गिरे, खा के वापस खड़े होना है। जब तक आप खड़े होते रहेंगे तब तक ये मैच आप ही जीतेंगे, मार्केट कभी नहीं जीतेगा। Wonderful. I love all the analogies you give, huh? That they are very wonderful. Thank you. ओके तो अब अगर हम इन योर ओपिनियन जो हम फर्स्ट टाइम इक्विटी इन्वेस्टर की बात कर रहे थे और उनको अगर एक ऑल वेदर पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो हाउ शुड ही गो अबाउट डूइंग इट एंड ये हमें ये भी जानना है कि अगर हमें इक्विटी में रिस्क कम करना है राइट तो व्हाट आर सम ऑफ दोस की पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने चाहिए सो जस्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू सो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को 3 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। बूंद बूंद से सागर बनता है। रेगुलर इन्वेस्टमेंट इज क्रिटिकल। सेकंड चीज, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अलोकेशन इज नेसेसरी। एंड तीसरा, मतलब यू डोंट गेट मैंगो विदाउट वेटिंग फॉर 12 years। आज मैंने मैंगो का ट्री प्लांट किया तो 12 साल अच्छे आम के लिए रुकना पड़ता है। सेम चीज निवेश में है। बिरबल की खिचड़ी है, पकने में देरी होती है। अकबर राजा कितने भी ऊपर नीचे हो जाए, बिरबल की खिचड़ी वैसे ही पकेगी। अगर आप ये 3 चीज अपना ले, रेगुलर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड डिसिप्लिन अलोकेशन, तब आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएंगे। एक फर्स्ट टाइम निवेशक को ये सोच के चलना है कि मार्केट है तो वॉलेटिलिटी है, रिस्क है तो रिटर्न है। और मेरे को निवेश करते समय वॉलेटिलिटी का फायदा उठाना है, उसका नुकसान नहीं करना। एक किस्सा कहता हूँ। एक डॉक्टर साहब थे, मेरे मित्र ने तकरीबन मार्च 2020 में फ़ोन किया कि आप मेरे डॉक्टर साहब से बात करिए। डॉक्टर साहब ने बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक ले लिए थे जो उनके पेशेंट उनको रेकमेंड करते थे। मार्च 2020 में कोविड के समय में मार्केट जोर से गिर रहा था तो उनकी नींद हराम हो गई। उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें बेच दो, एफडी कर दो, मैं चैन से सोऊंगा। मैंने उनको कहा कि डॉक्टर साहब आप रहने दीजिए, 3 महीने बाद देखते हैं, तब तक कुछ ना कुछ पता चल जाएगा ये कोविड क्या बला है। उन्होंने एक न सुनी, माल सारा बेच दिया, एफडी कर दी। 3-4 महीने बाद वापस फोन किया कि एफडी में जो 3 साल में रिटर्न आने वाला है वो तो मार्केट ने 3 महीनों में दे दिया, अब मैं क्या करूं। दिल से तो आवाज निकली, मैं कह दूं कि अब आप चैन की नींद सोइए, आपको पैसा थोड़ी बनाना था, आपको तो नींद चाहिए थी। बट वो तो गलत बात होती। फिर मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब आपने ये सारे स्टॉक कैसे लिए।
उन्होंने अपने पेशेंट के रिकमेंडेशन के ऊपर से ले लिए। हर पेशेंट चाहता था कि मेरे डॉक्टर साहब का पैसा जबरदस्त बने। सबने उनको हाईएस्ट रिस्क और हाईएस्ट रिटर्न स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड दे दिए। रिस्क पहले आ गया, रिटर्न बाद में आने वाला था। डॉक्टर साहब डर गए, तो रिस्क की वजह से सारा रिटर्न चला गया। अब इनके जैसे निवेशक के लिए जरूरी है कि वो कंजर्वेटिवली खेलें। स्मॉल कैप एंड मिड कैप आपके लिए नहीं है। आप इक्विटी सेविंग स्कीम या बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे फंड में निवेश करिए। असेट अलोकेटर फंड में पैसा डाल के सो जाइए। ये सारे फंड हमारे खरगोश और कछुए की तरह है। जब ऊपर जाता है मार्केट, तब वो खरगोश की तरह भागते हैं। जब नीचे जाता है मार्केट, तो कछुए की तरह चलते हैं। बिकॉज सस्ती मार्केट में हम इक्विटी अलोकेशन बढ़ा देते हैं, महंगी मार्केट में इक्विटी अलोकेशन कम कर देते हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अपसाइड टू डाउनसाइड रेशो, अपसाइड टू डाउनसाइड पार्टिसिपेशन दो से ज्यादा होता है। ऊपर जाते टाइम दुगना भागता है, नीचे आते टाइम एक टाइम गिरता है। तो इस प्रकार के फंड निवेशकों के लिए योग्य है। हर किसी को अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार निवेश करना चाहिए। अपने में कहावत है, कौवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूला। Hmm. आपको अपनी चाल चलनी है। चेस में हर मोहरा अलग अलग चाल चल के भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। Yeah. Absolutely. Sure. Thank you for that. ओके तो अब अगर हम लार्ज कैप स्कीम्स की बात करें, 70 to 80% जो लार्ज कैप स्कीम्स हैं उन्होंने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है कंपेयर टू द बेंचमार्क इन 2022। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक द रीज़न कुड बी बिकॉज जो माइनॉरिटी एलोकेशंस उन्होंने मिड कैप या स्मॉल कैप को दिए होंगे और उनकी अंडर परफॉर्मेंस की वजह से द लार्ज कैप परफॉर्मेंस वेंट डाउन। तो जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं जो लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एज द राइजिंग मार्केट एफिशिएंसी जो है उसकी वजह से मुश्किल हो जाता है टू जनरेट अल्फा इन लार्ज कैप फंड्स। तो ये जो अंडर परफॉर्मेंस है बिकॉज ऑफ शिफ्ट इन, सो डू यू थिंक इट कुड बी बिकॉज जो हमने बेंचमार्किंग चेंज किया है फ्रॉम प्राइस रिटर्न इंडेक्स टू अ टोटल रिटर्न इंडेक्स, उसकी वजह से हो सकता है? एंड इसकी इन सबको खत्म करने के लिए क्या हमें सीधा इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ्स जो होते हैं इन द लार्ज कैप स्पेस उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए कंपेयर टू से एन एक्टिव लार्ज कैप फंड, राइट? तो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? सो नम्रता, ये मैं 2005 से सुन रहा हूँ कि फंड मैनेजर्स अल्फा जनरेट नहीं कर रहे हैं। पहली बार मैंने वो रिपोर्ट 2005 में पढ़ी थी, और वो रिपोर्ट इतनी जंग थी कि मैंने वहीं पे फेंक दी, और उसके बाद से आज तक वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी। पिछले तकरीबन 17 साल से वो रिपोर्ट आ रही है कि फंड मैनेजर्स अल्फा जनरेट नहीं कर रहे। बट उसी 17 सालों में मेरा इक्विटी एयूएम कितना बढ़ गया। क्या मैं 17 साल तक लोगों को उल्लू बना सकता हूँ? क्या लोग इतने गधे हैं कि वो मुझे पैसा देंगे, फीस देंगे, जब मैं उनको कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा हूँ? सारे निवेशक मेरे मदर फादर तो है नहीं, पेरेंट्स तो है नहीं कि बेटा तू भले कोई वैल्यू ऐड नहीं कर, बट तू हमसे पैसा लेके जा। Yeah. ये तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। आज अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा इक्विटी में मैनेज कर रही है, इक्विटी फंड्स एंड हाइब्रिड फंड्स मिला के, तो कहीं तो हमने वैल्यू एड दी होगी। 17 साल से मैं ये सुनते आ रहा हूं कि आपने अल्फा जनरेट नहीं किया। Hmm. आप कंपैरिजन ही गलत कर रही हैं। एक किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में ओपन एंडेड रिडम्पशन होता है, आपको डेली लिक्विडिटी है। मैं कम से कम 5% कैश रखता हूं ताकि मैं आपको लिक्विडिटी प्रदान कर सकूं। इंडेक्स में तो कोई लिक्विडिटी की कैश है ही नहीं। नाउ अगर 5% कैश है और 7% इक्विटी का आउट परफॉर्मेंस है कैश के ऊपर, तो 7 into 5, 35 बेसिस पॉइंट अंडर परफॉर्मेंस, तो ये लिक्विडिटी की फैसिलिटी का है। दूसरी चीज, इंडेक्स में आप 10% से ज्यादा माल रख सकते हो। मैं तो 9.5% पे ही रुक जाता हूं, बिकॉज 10% मेरी आउटर लिमिट है। थर्ड, इक्विटी इंडेक्स में आप स्टॉक को आज के भाव में लेके आए, आज के भाव में निकाल दिए, इम्पैक्ट कॉस्ट जीरो होती है। हमारे यहाँ पे तो पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट कॉस्ट होती है। मैं शेयर्स एक दाम पे तो नहीं निकाल सकता, मुझे तो मार्केट में बेचना है। तो आप ये तीन चीजें काउंट करिए, कैश फैसिलिटी, इम्पैक्ट कॉस्ट एंड 10% वेटेज, तब जाके इंडेक्स से मेरे फंड का परफॉर्मेंस कंपेरेबल होगा।
ऊपर से ग्लोबली जब टोटल रिटर्न इंडेक्स के साथ फंड का परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं तो ग्रॉस ऑफ फीस करते हैं, हमने नेट ऑफ फीस कर दी। इतने लिमिटेशंस के बावजूद आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं मेरे सारे इक्विटी फंड में, सारे हाइब्रिड फंड में बेयरिंग एक आध पीरियड छोड़ के पिछले 3 साल, 5 साल, 7 साल और सिंस इंसेप्शन मैंने अल्फा जनरेट किया है। कहीं पे आधा टक्का है, कहीं पे 14% है। नाउ एक माहौल बना हुआ है कि नहीं नहीं अल्फा जनरेट नहीं हो रहा, बट भैया मेरा डेटा तो देखो। एक हमारे पे प्रेशर बनाया गया था कि आप इंडेक्स के उन स्टॉक्स में निवेश कर दो जो चल रहे हैं, ताकि आपका अंडर परफॉर्मेंस लोगों को नहीं दिखे। हमने उन स्टॉक में निवेश नहीं किया, इसी वजह से तो आज परफॉर्मेंस आई है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी 2017 में जो इंडेक्स में 1% लेवल पे घुसी थी और ऊपर में 4% हो गई। हमने पूरे 2017 में उसमें निवेश नहीं किया, मेरा फंड इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करता रहा। आज वही सॉफ्टवेयर कंपनी 90% नीचे गिरी है, मेरा फंड आज 10% अल्फा जनरेट कर रहा है। तो किसी भी फंड के परफॉर्मेंस को 1 साल 2 साल में मत देखिए, 3 साल के ऊपर देखिए। अगर फंड मैनेजर आपको वैल्यू एड नहीं कर रहा है तो उसके फंड में निवेश करने का कोई मतलब नहीं है। बट आज की तारीख में आप हमारा परफॉर्मेंस देखिए, हमने इंडेक्स के ऊपर, डिस्पाइट कीपिंग कैश एंड प्रोवाइडिंग डेली लिक्विडिटी, डिस्पाइट 10% limitation, despite index having no impact cost, we have generated alpha ranging from 0.5% to 14%. Sure. I mean, fair enough. And I think we all understand कि अगर हम एक एक्टिव फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अल्फा जनरेट करने की पॉसिबिलिटी तो है। अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करें तो अल्फा तो then तो there is no chance that you will generate an alpha. Then you will be at par with the index. That's the max that you would get. You will always be underperforming index, Will because always be आज तक underperforming मुझे the एक index. भी ऐसा इंडेक्स फंड नहीं मिला है जिसने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। Sure. लोग कहते हैं इंडेक्स फंड में निवेश करिए, इंडेक्स जितना रिटर्न मिलेगा, लेकिन पिछले 25 सालों में मैंने एक भी इंडेक्स फंड ऐसा नहीं देखा है जिसने इंडेक्स जितना रिटर्न दिया है। एंड रीजन बिल्कुल सिंपल है, आप इंडेक्स फंड में भी कैश रखते हैं, Yeah. इंडेक्स फंड में सब्सक्रिप्शन आता है, आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है, तो Correct. इंडेक्स फंड भी इंडेक्स को अंडर परफॉर्म ही करेगा। Absolutely, yeah, yeah. No, you're absolutely right. So इसीलिए I think it's again very investor specific. लेकिन ये एक इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करना है या फिर एक्टिवली मैनेज फंड्स में इन्वेस्ट करना है ये सो जो दैट पैसिव फंड की नम्रता एडवोकेसी हो रही है, उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि फंड मैनेजर के ऊपर प्रेशर डाले, वो इंडेक्स के स्टॉक खरीद ले। और हम सारे फंड मैनेजर आज भी अपनी मर्जी के अनुसार अच्छी कंपनीज में निवेश करते हैं। आप इंडेक्स में आ गए, ज्यादातर आप अच्छी ही कंपनी होगी, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप पिछले 15-20 साल की हिस्ट्री देख लें इंडेक्स में, कई ऐसे स्टॉक आ गए इंडेक्स में गलत वैल्यूएशन पे या गलत बिजनेस वाले। एक मतलब यस बैंक को देख लीजिए, ये निफ्टी में था इंडेक्स में, आज वहां से 90% गिरा है। उस समय जो लोगों ने उस बैंक में नहीं निवेश किया उन्होंने अंडर परफॉर्मेंस किया, बट आज वो अंडर परफॉर्मेंस की वजह से ही आउट परफॉर्मेंस आ रहा है। तो ये जो पैसिव इंडेक्स की बातें करते हैं, उनका एक ही नजरिया है, डेटा को इग्नोर करिए, सत्य को छुपा दीजिए और प्रेशर डालिए फंड मैनेजर के ऊपर कि वो ब्लाइंडली इंडेक्स वाले स्टॉक्स खरीद ले। सो आई गेस नीलेश सर हमने अभी तक बहुत सारे फंड्स की बात करी है डिफरेंट कैटेगरीज हमने लार्ज मिड स्मॉल थीमेटिक इंडेक्स फंड्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरी व्हिच इज द फ्लेक्सी कैप फंड्स राइट तो अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करें इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी तो आपके ओपिनियन में जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं आर दे अ गुड इन्वेस्टमेंट एंड इफ यस व्हाई तो अगर देखा जाए तो क्या फ्लेक्सी कैप फंड्स हमारे कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं और एज एन इन्वेस्टर हमें कितना एलोकेशन देना चाहिए टू अ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी सो मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप फंड हर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं, बिकॉज वहां पे अगेन हम फंड मैनेजर के ऊपर दायित्व देते हैं कितना लार्ज कैप रखना, कितना मिड कैप रखना, कितना स्मॉल कैप रखना।
बट अगर आप मेरे फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें, कोटक फ्लेक्सी कैप की, वो भारत के म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा इक्विटी फंड है। अब 35 से 40 हजार करोड़ की फंड साइज पे मैं उसे स्पीड बोट की तरह नहीं चला सकता। इस फंड में मैं 75% लार्ज कैप में रखता हूँ और 20% स्मॉल एंड मिड कैप में रखता हूँ, 5% कैश रखता हूँ। इस फंड में मैं फ्लेक्सी कैप जो है वो सेक्टरली ज़्यादा अचीव करता हूँ, कैपिटलाइजेशन वाइज कम अचीव करता हूँ। सो मेरा सेक्टर वेट बढ़ता है, बट स्मॉल एंड मिड कैप अलोकेशन उतना नहीं बढ़ता जितना एक नॉर्मल फ्लेक्सी कैप फंड का बढ़ना चाहिए। My flexi cap fund is like Sachin Tendulkar playing at 35 years of age. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बट वो अंधाधुंध बैटिंग नहीं कर सकते हैं। तो मेरे फ्लेक्सी कैप फंड को आप लार्ज कैप फंड के नजरिए से देखिए, और बाकी फ्लेक्सी कैप फंड जिसकी साइज छोटी है, जो स्पीड बोट की तरह चल सकता है, उसे फ्लेक्सी कैप की तरह देखिए। Okay, fair enough. But as you rightly said कि फ्लेक्सी कैप एज अ कैटेगरी एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, राइट? डेफिनेटली। आइडियली कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। सी अगर आप अपने तरीके से अपने पोर्टफोलियो को नहीं मैनेज कर सकते, आपके पास समय का अभाव है, आपके पास उतना नॉलेज नहीं है, तब ये दायित्व आप फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए। एक है बैलेंस एडवांटेज फंड के जरिए जो इक्विटी और डेट में अलोकेशन करेगा। एक मल्टी एसेट अलोकेटर फंड ऑफ फंड के जरिए जो इक्विटी, डेट और गोल्ड में निवेश करेगा। एक है फ्लेक्सी कैप के जरिए जो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में डिवाइड करेगा। फेयर इनफ, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि बहुत जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं उनको सडनली रियलाइज होता है कि उन्होंने एक गलत इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर दिया, स्पेशली ड्यूरिंग अ मार्केट क्रैश उनको रियलाइज होता है, राइट? कि उन्होंने सेक्टरल फंड या थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया एंड कंसिडरिंग दे वर चेजिंग रिटर्न्स। तो क्या उनको ऐसे फंड्स में से इमीडिएटली एग्जिट करना चाहिए या उनको वेट करना चाहिए टू गेट हायर रिटर्न्स? एंड देखिए, जो जनरल एडवाइस हम देते हैं, राइट, वो ये होता है कि इक्विटी रिस्क आप कम कर सकते हैं बाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, व्हिच ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड। लेकिन क्या ये सेम एडवाइस वुड बी एप्लीकेबल टू अ सेक्टरल और अ थीमेटिक फंड एज वेल? एंड हमारा जो एम है इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग दीज फंड्स, क्या वो भी होना चाहिए? शुड बी टाइम दीज फंड्स? एंड व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सो अगेन एक कहावत सुनी है कि टाइमिंग द मार्केट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट टाइम इन द मार्केट इज ऑलवेज रिवॉर्डिंग। आप अगर मार्केट के हर उतार चढ़ाव को कैचअप करना चाहे तो बहुत मुश्किल है, मेरे हिसाब से नामुमकिन है। मैंने बहुत कम ऐसे निवेशक देखे हैं जो हर उतार चढ़ाव के ऊपर विजयी बनते हो। इनफैक्ट मैंने ऐसे निवेशक देखे हैं जिन्होंने 2008 में 8,000 सेंसेक्स पे सेल लिखा था और 2008 में ही जनवरी में 21,000 सेंसेक्स पे बाई लिखा था। 8 महीनों में दोनों बाजू गलत गए। तो टाइमिंग द मार्केट, ये मतलब हमारी बस के तो बाहर है। मैंने तो आज तक किसी बंदे को ऐसे नहीं देखा जो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाए। टाइमिंग इन द मार्केट टाइम इन द मार्केट इज मोर रिवॉर्डिंग। लोगों ने HDFC बैंक या ऐसे कई IPOs 10 रुपए में, 100 रुपए में, 50 रुपए में लेके रखे थे और भूल गए। आज वही शेयर्स 100 टाइम, 1000 टाइम, 5,000 टाइम हो गए हैं। सो टाइम इन द मार्केट रिवॉर्डिंग, टाइमिंग द मार्केट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू। अब अगर आपने फंड में निवेश किया, स्टॉक में निवेश किया और भाव नीचे गिर गए, ऑलवेज रिमेंबर प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। आज मैंने एक शर्ट खरीदा, कल जाके देखता हूँ उसके ऊपर 50% डिस्काउंट लगा है, तो मैं रोने तो नहीं बैठूंगा, मैं शायद दूसरी शर्ट खरीद लूंगा कि चलो दोनों की एवरेज हो गई। जैसे आप सेल का फायदा उठाते हैं वैसे ही मार्केट में सेल का फायदा उठाना चाहिए। जब सेल लगती है तो लोगों की लाइन लगती है दुकान में जाने के लिए। मार्केट में जब सेल लगती है तो लोगों की लाइन लगती है मार्केट से बाहर जाने के लिए। ये तो पूरी गलत चीज है। तो आप एवरेज करिए। अगर वैल्यू सस्ती हो गई है, वैल्यू ज्यादा हो गई है, तब तो आपको ज्यादा खरीदना चाहिए और वहीं पे असेट अलोकेशन काम में आता है। 90% of your return comes from asset allocation and 10% comes from stock selection.
मार्केट के 3 दिग्गज हैं, रमेश दमानी जी, राधाकिशन दमानी जी, निमेश भाई। रमेश दमानी जी ने मैक्सिमम 100 बैगर स्टॉक्स पकड़े हैं, बट फिर भी उनकी वेल्थ उन 2 दिग्गज से कम है, बिकॉज़ जब उनके हाथ में 100 बैगर स्टॉक्स आए, तो उतना पैसा नहीं लगाया, जितना उन्होंने लगाया जब उनके हाथ में 100 बैगर स्टॉक्स आए। तो आप कितना पैसा लगाते हैं, वो उतना महत्वपूर्ण है, जितना आप किसी स्टॉक सिलेक्शन में समय लगाए। सो मेरे हिसाब से एसेट एलोकेशन पे फोकस करिए, टाइम इन द मार्केट पे फोकस करिए, टाइमिंग द मार्केट छोड़ दीजिए। बट कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ये भी था कि जो सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स होते हैं, क्या उनमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग देख सकते हैं? सो इज जो हम हंड्रेड एडवाइस देते परसेंट देख हैं टू इवन फॉर दिस? ओके। 100% देख सकते हैं। मेरा एक कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड्स है, उसमें वॉलेटिलिटी बहुत रही है, कई बार इस फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, बट लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड आज किसी भी फंड से कम नहीं है। एक आप रोलर कोस्टर में जाए और एक मैरी गो राउंड में जाए, मैरी गो राउंड में जाएंगे तो आपको पता है कि इतना ही घूमेगा। रोलर कोस्टर में उतार चढ़ाव ज्यादा है, दोनों का मजा है, दोनों का लुत्फ है, दोनों का लुत्फ उठाइए। मैरी गो राउंड में आप बच्चे को लेके बैठ सकते हैं, रोलर कोस्टर में आप अकेले बैठे तो अच्छी बात है। Okay. All right. Okay. All right. So also let's talk a little bit about international funds, क्योंकि आजकल आई थिंक बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की भी बात करते हैं। तो जब हम इंटरनेशनल फंड्स की बात करते हैं तो क्या हमें कंट्री स्पेसिफिक फंड चुनना चाहिए, जैसे यूएस स्पेसिफिक, या एक ग्लोबल फंड चुनना चाहिए? एंड ऑल्सो ये जो इंटरनेशनल फंड्स होते हैं, क्या वो जेन्युइनली हमारा जो डोमेस्टिक एक्विटी से रिस्क है, क्या उसको कम करते हैं? या मतलब is there a negative correlation between the two? So basically just help us understand about international equities. सो यूएस तो एक कॉन्टिनेंट ही है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो आप यूएस स्पेसिफिक फंड में निवेश करिए तो मोटा मोटा आपको ग्लोबल एक्सपोजर ही मिल जाता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप जाके लेट्स से श्रीलंका या पाकिस्तान जैसे कंट्री फंड में निवेश कर दे, तो वॉलेटिलिटी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फॉरगेट श्रीलंका एंड पाकिस्तान जैसे स्मॉल कंट्रीज, इवन रशिया जैसा कंट्री जहाँ पे यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी मार्केट धराशायी हो गई। तो यूएस एज अ कंट्री स्पेसिफिक ठीक है, चाइना एज अ कंट्री स्पेसिफिक ठीक है, बाकी सारे देशों के लिए ग्लोबल फंड इज बेटर। ये रिस्क मैनेजमेंट है, रिटर्न मैनेजमेंट नहीं है। कई बार ऐसा लगेगा कि श्रीलंका जैसे देश में बॉटम से बहुत ज्यादा पैसा बन गया, बट बॉटम कैप्चर करना किसके हाथ में है? यूएस फंड, चाइना फंड या ग्लोबल फंड, ये रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। दूसरा, कोरिलेशन काफी अलग हो सकता है ग्लोबल फंड का और लोकल फंड का। आज हमारे दो नेबर है, चाइना और पाकिस्तान, उनके साथ हमारे ताल्लुकात बिगड़े तो हमारे लोकल स्टॉक्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, ग्लोबल फंड्स के ऊपर उसकी कोई इम्पैक्ट नहीं होगी। बट अगर आप लेट्स से सीमेंट कंपनी में निवेश करें जो लोकल मार्केट, या स्टील कंपनी में निवेश करें जो लोकल मार्केट में भी है, ग्लोबल मार्केट में भी है, तो स्टील के दाम कम हो गए तो दोनों को इम्पैक्ट आएगी, थोड़ी कम ज्यादा होगी बट इम्पैक्ट तो दोनों पे आएगी। तो अगर आप कमोडिटी क्षेत्र में निवेश करते हैं तो कोरिलेशन बहुत ज्यादा रहेगा, कम नहीं रहेगा। बट अगर आप नॉन कमोडिटी सेक्टर में निवेश करते हैं ग्लोबल फंड्स में, तो उसका लोकल फंड से कोरिलेशन बहुत कम रहेगा, आपको डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट दे पाएगा। Okay. तो इसका मतलब ये है कि हम थोड़ा हिस्सा अपने पोर्टफोलियो का इंटरनेशनल फंड्स में डाल सकते हैं। दैट इट्स डेफिनेटली इंडिया ग्रोथ स्टोरी दुनिया में सबसे अच्छी है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन निवेश करते समय मुझे चाइना और पाकिस्तान को भी याद रखना है, और इसलिए थोड़ा पैसा बाहर भेजने में कोई बुराई नहीं है। ऑल राइट। ओके। यू नो, सो जस्ट अगर हम इक्विटी स्लोडाउन की भी बात करें तो मैनी इन्वेस्टर्स लुक एट हाइब्रिड फंड्स, जैसे हम आपने हाइब्रिड फंड्स के बारे में ऑलरेडी इतना बोला है, स्पेशली अबाउट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो यू नो, क्या आप हमें इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे अबाउट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, एंड ऑल्सो कि एक जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होता है, क्या इन फंड्स में इन्वेस्ट करके हम वो जो मार्केट वॉलेटिलिटी है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और क्या सेफ गार्ड कर सकते हैं? और ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में कैसे हेल्प करते हैं हमारे जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं?
सो अगर आप किसी स्मॉल कैप या मिड कैप फंड को देखें तो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस उनका हाइब्रिड फंड से अच्छा रहेगा इन अ बुलिश मार्केट। अब मार्च 2020 में हाइब्रिड फंड का परफॉर्मेंस स्मॉल मिड कैप से अच्छा था। मार्च 2023 में स्मॉल एंड मिड कैप का हाइब्रिड फंड से अच्छा है। अच्छा। लेकिन वॉलेटिलिटी एकदम ऑपोजिट रहेगी। जैसा मैंने पहले बताया, देयर इज नो फ्री लंच। आपका स्मॉल एंड मिड कैप फंड रोलर कोस्टर राइड है, हाइब्रिड फंड एक मैरी गो राउंड है। वहां पे गोल गोल घुमाएंगे जैसे रोलर कोस्टर में घूमते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव काफी कम रहेगा। नाउ हाइब्रिड फंड में भी दो प्रकार के फंड है। एक जिसे हम इक्विटी हाइब्रिड फंड कहते हैं, वहां पे मोटा मोटा 70% इक्विटी 30% डेट रहता है। और एक है असेट अलोकेटर फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड। वहां पे सस्ती मार्केट में इक्विटी अलोकेशन 70 75 80% पे चला जाता है, और महंगी मार्केट में अलोकेशन कम होके 15 20 25% हो जाता है। तो अच्छा। ये जो डायनामिक अलोकेशन होता है इक्विटी का, उस वजह से इन फंड का परफॉर्मेंस ऊपर जाते हुए मार्केट में अच्छा रहेगा, गिरती हुई मार्केट में थोड़ा बेहतर रहेगा, गिरने में बेहतर रहेगा। तो अगर आप वॉलेटिलिटी कम करना चाहते हैं तो बैलेंस एडवांटेज फंड या असेट अलोकेटर फंड जैसे फंड में देख सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है और 70 30 एक मेंटेन करना है डिसिप्लिन असेट अलोकेशन, तो प्योर बैलेंस फंड या इक्विटी हाइब्रिड फंड में देख सकते हैं। ओके, ओके, fair. But hybrid fund in general is a good category. अगर मैं एज एन इन्वेस्टर देखूं तो it is definitely a good category to look at. डेफिनेटली, बिकॉज हर निवेशक को एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहिए। आप 70% इक्विटी में निवेश करें, 30% डेट फंड में या एफडी में या बैंक डिपॉजिट में निवेश करें, वो भी एक हाइब्रिड पोर्टफोलियो है। और 100 रुपया इक्विटी हाइब्रिड स्कीम में डाल दें, तब भी वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। Sure. तो नीलेश सर, आपने अभी हमें इतना सारा फंड्स के बारे में बताया, इतने सारे म्यूचुअल फंड एज कैटेगरी के बारे में बताया। सो अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी रही है, राइट, इन द लास्ट मे बी 10 15 20 years, क्या आप उसके बारे में हमें थोड़ा बता सकते हैं, बिकॉज वी वुड लव टू लर्न फ्रॉम योर लर्निंग्स। सो मेरी सबसे पहली जर्नी जो हुई वो 90 के दशक में हुई। उस समय मैं सीए की आर्टिकलशिप कर रहा था। मेरी ऑफिस फोर्ट चैम्बर्स ए में थी, जो दलाल स्ट्रीट के पीछे थी। वहां पे मैंने देखा लोगों को पैसा बनाते हुए, मुझे लगा पैसा बनाना इतना आसान है। मैं भी मार्केट में चढ़ गया, और मतलब बड़ा दुख हुआ जब सारा पैसा लूट गया। आई लॉस्ट 100% ऑफ ऑल माई इन्वेस्टमेंट इन दैट फेज। तब बहुत बुरा लगा। पैसे भी कम थे, ऊपर से नुकसान कर दिया। माँ अच्छी थी तो उसने घर से निकाला नहीं, बट मेरे को तो बहुत बुरा लगा। फिर मैं जाके उसी बाजार में से बुजुर्ग से सीखने लगा कि कैसे पैसा बन सकता है। और अलग अलग जगह से लोगों से सीख के, सुन के, समझ के मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी मैंने चालू की। मैं म्यूचुअल फंड में अधिकतर समय पे काम किया हूँ, तो मुझे डायरेक्ट स्टॉक लेना उतना अलाउड नहीं है। मेरे जो ईसॉप्स है वही मेरे डायरेक्ट स्टॉक एक्सपोजर है, या जो स्टॉक मैंने 10 15 20 साल पहले खरीदे थे वो आज भी पड़े हुए हैं। मेरा ज़्यादातर पैसा म्यूचुअल फंड में ही निवेश करता हूँ, थोड़ा बहुत रियल एस्टेट में करता हूँ। उतना असेट अलोकेशन में नहीं कर सकता जितना मैं लोगों को रेकमेंड करता हूँ, बिकॉज हमारे ऊपर कंप्लायंस की बर्डन है। मार्च 2020 में मैं इक्विटी खरीद नहीं पाया, बिकॉज कंप्लायंस के बर्डन रहते हैं। कई बार समय भी नहीं रहता ये सब करने के लिए। बट ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो मैं डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चला रहा हूँ। 70 75% इक्विटी होगा, 20 25% रियल एस्टेट होगा, 5 10% फिक्स्ड इनकम होगा। ये ब्रॉडली मेरा पोर्टफोलियो है। मैं रेगुलर निवेश करता हूँ, पहले खुद करता था, अब सेबी के स्किन इन द गेम सर्टिफिकेट की वजह से ऑटोमेटिक हो जाता है। मैं 10% ऑफ अपनी जो सैलरी है वो न्यू पेंशन स्कीम में भी निवेश करता हूँ। तो मैं एनपीएस के जरिए रेगुलर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, स्किन इन द गेम सर्कुलर के जरिए रेगुलर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखता हूँ स्टॉक का, म्यूचुअल फंड्स का, रियल एस्टेट का, गोल्ड का, ताकि ओवरऑल में एक
रियल पॉजिटिव रिटर्न अर्न करता रहूं। 4 चीज है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग्स, इसे बिलीव नहीं करिए। इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंडिचर, इसको बिलीव करिए। दैट मीन्स चाहे आप कितनी भी इनकम अर्न कर रहे हो, कुछ ना कुछ सेविंग्स करना जरूरी है। सेकंड, बूंद बूंद से सागर बनता है। जो आप रेगुलर सेविंग्स कर रहे हैं उसका अच्छी तरह से निवेश करिए। डिसिप्लिन्ड एसेट एलोकेशन इज क्रिटिकल। डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। सो जो आपकी सेविंग्स है उसमें से डेट, इक्विटी, रियल एस्टेट, गोल्ड, जिस तरह आप निवेश कर सकते हैं करिए। तीसरी चीज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैंगो ट्री 12 साल के बाद ही अच्छा आम देती है, उसी तरह आपने जो आज निवेश किया उसका फल 10-12 साल के बाद मिलेगा। और फाइनली एक चीज, पैसा बनाना इजी नहीं है। इफ मेकिंग मनी वाज सो इजी, ऑल ऑफ अस वुड हैव बिकम बिलियनर, बट हम नहीं हैं। तो पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए आपको काफी प्रयत्न करना पड़ेगा। मेकिंग मनी इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमनली अवेलेबल। आप अपने भय और लालच, इसके ऊपर काबू रखिए। ग्रीड एंड फियर के बीच में संतुलन बनाइए। बाकी ये 4 चीज करती रहिए, इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस, रेगुलर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट। 15-20-25 साल के बाद जब आप मुझे मिलेंगे तब आप मुझे थैंक यू कहेंगे कि हाँ, ये 4 चीज करके हमने फाइनेंशियल सिक्योरिटी पा ली। Thank you so much. Okay, last question. Any book recommendations for all our viewers? सो नम्रता, मुझे जब कोई ये सवाल पूछता है बहुत बुरा लगता है। सामने समंदर पड़ा है और आप कहते हैं मैं 1 लोटा पानी ले लूं। भैया, पूरा समंदर है, पूरे समंदर को पीने की कोशिश करो। मेरी मम्मी मुझे रामायण और महाभारत पढ़ाती थी। मुझे लगता था कि क्या पढ़ा रही है मुझे बचपन में। आज निवेश में मुझे रामायण और महाभारत काम में आते हैं। मैं मतलब हम लोग लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे, और मेरे पास तो लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी नहीं थी। मैं वैसे ही लाइब्रेरियन को पटा के पहुंच जाता था कि भैया पढ़ने दे, मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं मेंबरशिप ले सकूं। उसने मेरी जिज्ञासा देखी और मुझे आना अलाउड कर दिया। तो मैं जो आता था सब पढ़ता रहता था। अ, मतलब नॉवेल भी पढ़ी, मैगजीन्स भी पढ़े, न्यूज़पेपर भी पढ़े। आज की तारीख में भी मैं कई बार सप्ताह के न्यूज़पेपर जमा करके संडे को सब पढ़ता हूँ। सामने समंदर है, 1 लोटा पानी से कभी संतोष मत मानिए। पूरे समंदर को पीने की ख्वाहिश रखिए। होगा कभी नहीं, बट एटलीस्ट आप एक कोशिश कर पाएंगे। सो रीड वॉट एवर इज अवेलेबल। Sure. Thank you so much, Nilesh. It was wonderful, wonderful talking to you. I had a great थैंक time यू। listening to you. And I think मैं आपसे जब भी मिलती हूँ मुझे कुछ ना कुछ लर्निंग मिलती है. So thank you so much for that. And I'm sure हमारे थैंक यू। viewers को ये episode बहुत अच्छा लगेगा. So thank you for your time. I know you had a long day today, so thank you so much. थैंक यू। Wow, what an engaging conversation that was with Mr. Shah. I'm sure आप सबको बहुत मज़ा आया होगा उनकी conversation को सुन के. तो क्विकली जो है मैं अभी हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए वो आपके लिए समराइज कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि काफ़ी इन्वेस्टर्स वरिड हैं कि जो है यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, तो क्या उसका इम्पैक्ट इंडियन इक्विटी मार्केट्स पे पड़ेगा। तो मिस्टर शाह सेज कि अगर देखा जाए तो यूएस फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि उनको यूएस का इन्फ्लेशन कंट्रोल में करना है। लेकिन इंडिया को जो है एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन के रहना पड़ेगा क्योंकि एफआईआईज जो हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, और अगर इंडिया स्ट्रॉन्ग होगी तो एफआईआईज विल इन्वेस्ट इन इंडिया इरिस्पेक्टिव ऑफ द यूएस इंटरेस्ट रेट्स। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि जो स्टाइल्स ऑफ इन्वेस्टिंग होते हैं, ग्रोथ स्टाइल, वैल्यू स्टाइल, ब्लेंडेड स्टाइल, ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं व्हाइल बिल्डिंग एन इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो मिस्टर शाह सेज कि ये हमें कभी पता नहीं रहेगा कि कौन सा स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग कब काम कर रहा है। तो आइडियली हमारे पोर्टफोलियो में तीनों स्टाइल होने चाहिए, ग्रोथ, ब्लेंडेड एंड वैल्यू, एंड देन इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन योर पोर्टफोलियो विल बी अ विनर। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि आजकल काफ़ी एएमसीज नए एनएफओज लेके आ रही हैं, तो एज इन्वेस्टर्स क्या हमें इन एनएफओज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मिस्टर शाह सेज कि एएमसीज अलग अलग एनएफओज इसलिए लेके आती है क्योंकि वो अपने इन्वेस्टर्स को अलग सोल्यूशंस ऑफर करना चाहती है, लेकिन हमें एनएफओज में तब इन्वेस्ट करना चाहिए अगर वो एनएफओ हमारे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को मीट करता है।
एंड एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना चाहिए कि वो जो नया फंड आया है मार्केट में, वो क्या कुछ ऐसा यूनिक ऑफर कर रहा है जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है। देन वी स्पोक अबाउट मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स एंड द फैक्ट कि काफ़ी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में आजकल मिड कैप और स्मॉल कैप एक इज अ पार्ट ऑफ देयर पोर्टफोलियो, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं। तो मिस्टर शाह सेज कि हमारा जो एक्विटी पोर्टफोलियो है उसमें अलग अलग तरीके के फंड्स होने चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं वो हमारे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देते हैं ड्यूरिंग वॉलेटाइल मार्केट्स, और जो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वो लार्ज कैप से बेटर करते हैं मार्केट रिकवरी के टाइम। फिर हमने ये भी डिस्कस किया जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना ऑल वेदर पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। तो मिस्टर शाह सेज कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं वो लार्ज कैप फंड से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं थ्रू दी SIP रूट, और उसके बाद अगर उनको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो वो बैलेंस एडवांटेज फंड्स के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड्स जो है एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्टमेंट्स माने जाते हैं, स्पेशली इन वॉलेटाइल मार्केट्स। एक बार इन्वेस्टर को समझ में आ गया कि इक्विटी फंड्स या फिर स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, फिर वो मिड कैप फंड्स या फिर सेक्टरल फंड्स या स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हमने फ्लेक्सी कैप के बारे में थोड़ा डिस्कस किया एज अ कैटेगरी, एंड मिस्टर शाह सेज कि फ्लेक्सी कैप फंड्स जो हैं एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का हिस्सा डेफिनेटली बन सकते हैं, क्योंकि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं वो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं विच आर अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अगर आपको एक फ्लेक्सी कैप फंड अपने लिए सेलेक्ट करना है तो आप एक फ्लेक्सी कैप फंड का पोर्टफोलियो देखिए और ऐसे फंड में इन्वेस्ट करिए जो आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के साथ मैच करता है। फिर हमने इंटरनेशनल फंड्स के बारे में डिस्कस किया, एंड मिस्टर शाह सेज कि यूएस जो है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो अगर हम कंट्री स्पेसिफिक फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो या तो यूएस फोकस्ड फंड या चाइना फोकस्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम जो है ग्लोबल इंटरनेशनल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो इंटरनेशनल फंड्स होते हैं वो हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं अगेंस्ट प्रॉब्लम्स जो सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट फेस करता है। फिर हमने मिस्टर शाह से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा, एंड मिस्टर शाह सेज कि अगर हमें इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहिए थ्रू SIPs। एट द सेम टाइम एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन फियर एंड ग्रीड, एंड ऑल्सो जो है हमें जो है अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए अक्रॉस स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड एंड रियल एस्टेट, और इक्विटी में है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। So with that, we come to the end of this particular episode. I'm sure आप सबको ये episode बहुत अच्छा लगा होगा, and I'm sure you guys are waiting for the next episode. So please do like this video, share it with everyone, and do subscribe to the Grow Mutual Fund channel. Thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.